अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ऐसा खैर से। आज जरा जिस वीडियो को रिएक्शन देने जा रहे हैं, RH नेटवर्क चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को यह पूरा एंड तक देखिए। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है कि जिसने पूरी दुनिया में नाम है। ऐसी यूनिवर्सिटी, उसमें बड़े बड़े वैज्ञानिक पढ़ के निकले, मतलब पूरी दुनिया के लोग आके वहाँ पे पढ़ाई करते थे, और वो अचानक उसमें उस यूनिवर्सिटी को ख़त्म कर दिया गया, आग लगा दिया गया। वहाँ के जितने भी सब टीचर थे सबको मार दिया गया, पूरी में आग लगा, सब तबाह बर्बाद कर दिया गया। तो उस यूनिवर्सिटी का क्या नाम था, क्यों किया गया ऐसा, किसने किया, उसमें कई लोगों के नाम हैं, लेकिन सच्चाई क्या है आज इंशाल्लाह इस वीडियो के ज़रिए से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हुआ था उस दौर में, क्योंकि बहुत पुरानी बात है ये। तो इस वीडियो के ज़रिए से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है। और उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगेगी तो उसको शेयर ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाया करिए। तो आइए पहले हम लोग वीडियो इंशाल्लाह देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं क्या हकीकत है, क्या सच्चाई। वीडियो आप एंड तक देखिएगा। दोस्तों ये है नालंदा यूनिवर्सिटी कि जिसको भारत के इतिहास की तो अभी तक की सबसे एडवांस यूनिवर्सिटी के तौर पर देखा ही जाता है, मगर वर्ल्ड वाइड भी इसकी गिनती इतिहास में लंबे वक्त तक दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे एडवांस यूनिवर्सिटी के तौर पर होती रही थी। एक ऐसी यूनिवर्सिटी कि जिसको इतिहास में दुनिया की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी के तौर पर देखा जाता है कि जिसमें रिहाइश का इंतजाम होता था। मतलब पढ़ने वाले बच्चे बिल्कुल वैसे ही हॉस्टल में रहा करते थे कि जैसे आज के मॉडर्न दौर में रहते हैं। और तो और शायद ये दुनिया की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी होगी कि जिसमें आज से 1300-1400 साल पहले भी वो एंट्रेंस एग्जाम हुआ करता था कि जो आज के दौर में होता है। इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन पाने के लिए किस लेवल का कंपटीशन था। कंपटीशन होता भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ पर जो 2000 के करीब टीचर्स और 10,000 के करीब स्टूडेंट्स रहा करते थे, उनका ताल्लुक सिर्फ इंडिया से नहीं बल्कि मौजूदा दौर के चाइना, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, टर्की, मिडिल ईस्ट के बाकी दूसरे देश और इसके अलावा न जाने दुनिया के किस किस इलाके से हुआ करता था। ये सारे ही लोग अपना वतन, अपना घर बार, अपने इलाके छोड़कर इंडिया के मौजूदा दौर के बिहार के इलाके में इस नालंदा यूनिवर्सिटी में आकर इसीलिए रहा करते थे कि शायद इनको पता था कि दुनिया में दूसरी जगह इस तरह की एजुकेशन मिल ही नहीं सकती है। दुनिया के इतिहास में पाए जाने वाले बहुत सारे बड़े बड़े वैज्ञानिक या दूसरे बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स लोगों ने न सिर्फ यहाँ पर तालीम हासिल की, बल्कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर एक टीचर के तौर पर भी अपनी जिम्मेदारियां दी थी। मगर दोस्तों सैकड़ों साल तक कायम रहने के बाद और पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाने के बाद अचानक से एक दिन ऐसा आया कि जब इस यूनिवर्सिटी की किस्मत पूरी तरीके से बदल गई। ये यूनिवर्सिटी पल भर में हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। यूनिवर्सिटी को तो तबाह बर्बाद किया ही गया, साथ ही साथ इसमें मौजूद जो स्टूडेंट्स वगैरह रहे होंगे, साधु या फिर बुद्धिस्ट मॉन्क वगैरह, सबको ही कत्ल कर दिया गया। बाद में पूरी ही यूनिवर्सिटी को आग के हवाले भी कर दिया गया, जिसकी वजह से इस यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी थी कि जिसको नॉलेज का खजाना माना जाता था, वहाँ पर मौजूद जो किताबें थी वो पूरी तरीके से राख में बदल गई। ये जलने वाली किताबें भी सैकड़ों या फिर हजारों की तादाद में नहीं बल्कि 90 लाख के करीब बताई जाती हैं। इसीलिए फिर ये भी दावा किया जाता है कि सिर्फ इस एक यूनिवर्सिटी के जलने की वजह से इंडिया और इसके आसपास का इलाका कुछ साल या कुछ दशक नहीं बल्कि कई सौ साल के लिए पीछे हो गया। मगर अब सवाल ये है कि आखिर नालंदा यूनिवर्सिटी के साथ हुआ क्या था? आखिर इतनी एडवांस यूनिवर्सिटी को किसने तबाह किया था, क्यों तबाह किया था और कैसे तबाह किया था? क्या नालंदा यूनिवर्सिटी की तबाही से जुड़ी हुई सच्चाई उतनी ही सीधी सादी है कि जितनी हमको दिखाने की कोशिश की जाती है, या फिर मामला कुछ और ही हुआ था? तो चलिए इतिहास के पन्नों में डूबकर इस सवाल के जवाब को जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जब भी नालंदा यूनिवर्सिटी के डिस्ट्रक्शन के बारे में बात होती है तो हम लोगों को आमतौर पर यही बता दिया जाता है कि बख्तियार खिलजी नाम का इन्वेडर आया और उसने एकदम से इस यूनिवर्सिटी पर अटैक किया और पल भर के अंदर इसको तबाह बर्बाद कर दिया और आग के हवाले कर दिया। मगर दोस्तों अगर इन हमलों की गहराई में न जाते हुए सिर्फ मोटे मोटे तौर पर भी बात करें तो इस यूनिवर्सिटी के ऊपर कई बार अटैक हुए थे। और ये अटैक इसीलिए हुआ करते थे क्योंकि ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी ही नहीं थी बल्कि यहाँ पर देश दुनिया से लोग आकर रहा करते थे। अब क्योंकि पहले के दौर में तो इन्वेडर्स के किसी भी इलाके पर कंट्रोल हासिल करने के लिए या उस पर अटैक करने के लिए जो बड़े बड़े मकसद हुआ करते थे, उसमें से एक मकसद ज्यादा से ज्यादा धन दौलत और रिसोर्सेज को हासिल करना होता था। अब क्योंकि ये यूनिवर्सिटी तो उस दौर में इस पूरे इलाके का सेंटर मानी जाती थी, पूरी दुनिया में मशहूर थी, तो इन लोगों के भी टारगेट पर रहती थी। इस यूनिवर्सिटी पर पहला अटैक हुआ था 455 ईस्वी से लेकर 470 ईस्वी के बीच में, जो दरअसल सेंट्रल एशिया में मौजूद हंस एम्पायर के द्वारा किया गया था। यह अटैक काफी खतरनाक था मगर उसके बावजूद भी यूनिवर्सिटी सर्वाइव करने में कामयाब रही थी। दूसरा अटैक 7वीं ईस्वी के करीब में बताया जाता है, जो दरअसल बंगाल के ही एक राजा ने किया था। इस अटैक ने भी इस यूनिवर्सिटी को काफी नुकसान पहुंचाया। जबकि आखिरी और फाइनल अटैक माना जाता है कि 12वीं सदी के आखिर में हुआ था कि जो दरअसल बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था और उसके बाद ये यूनिवर्सिटी दोबारा खड़ी ही ना हो सकी और फिर हमेशा हमेशा के लिए हमारी इस दुनिया से खत्म हो गई। बख्तियार खिलजी के जो उस दौर में पृथ्वीराज चौहान को हराने वाले मोहम्मद गौरी का ही एक कमांडर हुआ करता था और इस पूरे इलाके में कैंपेन चलाया करता था, उसने इस यूनिवर्सिटी को क्यों तबाह बर्बाद किया, इसके पीछे भी एक बड़ी ही अजीबोगरीब कहानी सुनाई जाती है। कहानी के मुताबिक एक बार बख्तियार खिलजी काफी बीमार हो गया था और बहुत सारे अलग अलग हकीमों से इलाज करवाने के बावजूद भी वो सेहतयाब न हो सका। फिर उसको किसी ने मशवरा दिया कि तुमको सिर्फ और सिर्फ नालंदा यूनिवर्सिटी के जो सबसे बड़े गुरु हैं वही सही कर सकते हैं। कहानी में आगे बताया जाता है कि बख्तियार खिलजी की जो एक मुस्लिम
मुस्लिम और बाहरी कमांडर था वो इस बात के लिए तैयार ही नहीं हुआ कि वो एक गैर मुस्लिम और हिंदुस्तान के लोकल किसी भी गुरु यानी हकीम से इलाज करवाए। उसको तो यकीन भी नहीं था कि जिस चीज़ का इलाज उसके बड़े बड़े हकीम नहीं कर पाए उसका इलाज यहाँ का कोई लोकल गुरु कर सकता है। बड़ी मुश्किलों के बाद बख्तियार खिलजी इलाज करवाने के लिए तैयार तो हो गया, मगर जब वो गुरु से मिला तो उसने ये शर्त रख दी कि तुम मुझे ठीक करो मगर बिना दवा के, यानी तुम्हारी कोई भी दी गई दवा मैं नहीं खाऊंगा। गुरु ने समझाने की कोशिश की और जब बख्तियार खिलजी नहीं माना तो गुरु भी राजी हो गए और कुछ वक्त के बाद ही उन्होंने बख्तियार खिलजी को एक कुरान दी। कुरान की कॉपी देते हुए कहा कि हर दिन इसको पढ़ो, कुछ दिन के बाद ही तुम ठीक हो जाओगे। बख्तियार खिलजी ने उसको पढ़ना शुरू किया और हैरानी की बात यह है कि कुछ दिनों के बाद ही बख्तियार खिलजी पूरी तरीके से ठीक हो गया। बख्तियार खिलजी को काफी हैरानी हुई और उसने जब जांच पड़ताल करने की कोशिश की तो पता ये चला कि नालंदा के गुरु ने वो जो कुरान की कॉपी दी थी उसके पेजेस के ऊपर अपनी दवा का पेस्ट लगा दिया था, जिसकी वजह से जैसे जैसे अब बख्तियार खिलजी ने पेज पलटकर कुरान पढ़ना शुरू किया वैसे वैसे वो दवा का असर उसके अंदर जाता रहा और कुछ वक्त के बाद ही वो पूरी तरीके से ठीक हो गया। मगर जैसे ही बख्तियार खिलजी को इस चीज की खबर मिली वो पूरी तरीके से गुस्से से लाल हो गया और उसने फिर पूरी नालंदा यूनिवर्सिटी पर ही अटैक करने का फैसला किया और फिर वही हुआ जो मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ। वैसे तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर इतिहासकार इस बात को लेकर ही डिवाइड हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी को तबाह बर्बाद किया किसने था, क्योंकि कुछ डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ बख्तियार खिलजी को ही कसूरवार मानते हैं तो कुछ कहते हैं कि बहुत सारे इन्वेडर्स का इसमें रोल था जिसमें बख्तियार खिलजी भी शामिल था, तो कुछ कहते हैं कि बाकी इन्वेडर्स ने ही इसको तबाह बर्बाद किया लेकिन बख्तियार खिलजी का इसमें कोई रोल नहीं था, बल्कि बख्तियार खिलजी तो कभी नालंदा के एरिया में गया भी नहीं था। जबकि कुछ लोग मानते हैं कि ये नालंदा यूनिवर्सिटी उस बड़ी खतरनाक और लंबी चलने वाली जंग का शिकार बनी कि जो उस दौर में ब्राह्मण्स और बुद्धिस्ट लोगों के बीच चला करती थी। मगर यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह भी है कि बख्तियार खिलजी की ये जो बीमार होने वाली कहानी है इसका जिक्र तो किसी भी इतिहास की किताब में कहीं पर भी दिखाई ही नहीं देता है। इवन वो कुछ लोग कि जिन्होंने अपनी किताबों में डायरेक्ट बख्तियार खिलजी को ही इसके डिस्ट्रक्शन का कसूरवार ठहराया है उन्होंने भी इस कहानी का कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं किया है, बल्कि वो तो सिर्फ इतना मानते हैं कि बख्तियार खिलजी दूसरे इन्वेडर्स की तरह था कि जो ज्यादा से ज्यादा इलाके को कॉन्कर करना चाहता था या फिर ज्यादा से ज्यादा धन दौलत हासिल करना चाहता था। और क्योंकि वो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था इस वजह से उसको तो खुद पता भी नहीं होगा कि जिस वक्त वो इस पर हमला कर रहा था, इसको तबाह बर्बाद कर रहा था, उस वक्त वो इतिहास की सबसे बड़ी गलतियों में से एक गलती कर रहा था। तो इसीलिए शायद अब हम ये कह सकते हैं कि बाकी चीजों का पता नहीं, लेकिन ये जो कहानी है ये कहानी बाकी बहुत सारे मिथ्स की तरह व्हाट्सएप फॉरवर्ड के जरिए से ही हम तक पहुंच गई है और तमाम लोगों में मशहूर हो गई है। लेकिन दोस्तों अगर एक बार को ये बात मान भी ली जाए कि शायद बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को तबाह बर्बाद ना किया हो तो आखिर इस यूनिवर्सिटी को तबाह किया किसने था, क्योंकि ये तो क्लियर है कि ये यूनिवर्सिटी तबाह हुई थी। तो इसका जवाब हमको तिब्बत के एक मशहूर बुद्धिस्ट स्कॉलर और हिस्टोरियन के द्वारा मिलता है जिनको तारानाथा या फिर तारानाथ के नाम से जाना जाता है और जो 16वीं सदी के आखिर में और 17वीं सदी के शुरू में हुआ करते थे। ये अपनी किताब में बताते हैं कि काकुट सिद्धा ने श्री नालेंद्र या नालंदा यूनिवर्सिटी को बनवाया और फिर इसके सेलिब्रेशन में एक बड़े भोज का भी इंतजाम किया। उनके इस ग्रैंड भोज में यानी बड़ी दावत में 2 तीर्थका भी आए। यहाँ पर वो तीर्थका का वर्ड 2 ब्राह्मण्स के लिए यूज करते हैं। उनके मुताबिक ये जो 2 ब्राह्मण्स भिक्षा मांगने आए थे इनके ऊपर कुछ बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने पानी फेंक दिया। मौके पर तो वो दोनों चले गए मगर उनमें से एक ब्राह्मण ने यह ठान ली कि वो सिद्धि प्राप्त करेंगे और इसका बदला जरूर लेंगे। फिर इन लोगों ने 12 साल की समाधि ली और सिद्धि प्राप्त की सूर्य से। फिर इन दोनों ने एक यज्ञ किया और उसकी जो एशिस थी उनको नालंदा के अंदर फेंक दिया, जिससे वहां पर आग लग गई जो धीरे धीरे बढ़ती गई और फिर देखते ही देखते इस आग ने 84 यानी 84 के करीब बुद्धिस्ट के बड़े सेंटर्स को जलाकर राख कर दिया कि जो नालंदा के अंदर मौजूद हुआ करते थे। बहुत सारी किताबें भी जली, खासतौर से वो कि जो बड़े सेंटर्स के अंदर रखी हुई थी, बड़े सेंटर्स जैसा कि रत्नबोधि या फिर रत्न सागर वगैरह। इसके बाद तारानाथ कहते हैं कि ये सब देखने के बाद वो दोनों ब्राह्मण्स वहां से भाग गए हसामा यानी कि आज के दौर के असम की तरफ। दोस्तों नालंदा यूनिवर्सिटी के जलने से जुड़ी हुई ये कहानी सिर्फ एक ही किताब में होती तो शायद चल जाता, मगर बिल्कुल यही कहानी एक और बुद्धिस्ट इतिहासकार के जो तिब्बत के ही हुआ करते थे और जिनको सुम्पा खानपो के नाम से जाना जाता है, उन्होंने भी अपनी किताब में यही स्टोरी लिखी है। उन्होंने भी यही बताया है कि एक बड़े भोज में जब 2 ब्राह्मण्स आए तो उनके ऊपर किस तरह से पानी फेंक दिया गया और फिर वो गुस्से में चले गए और उन्होंने बदला लेने की ठानी और बदले के लिए ही उन्होंने नालंदा के 3 बड़े सेंटर्स में आग लगा दी, जिसमें रत्नबोधि भी शामिल था, जहाँ पर बहुत सारी सीक्रेट किताबों की एक बड़ी लाइब्रेरी थी। हैरानी की बात यह है कि अंग्रेजों के इंडिया में आने से पहले बख्तियार खिलजी वगैरह से जुड़ी हुई कहानी शायद इंडिया के अंदर पाई ही नहीं जाती थी, मगर इससे उलट वो कहानी जो अभी मैंने आपको सुनाई वो 16वीं और 17वीं सदी की ऐतिहासिक किताबों में जरूर लिखी जा चुकी थी। बल्कि ये कहानी तो वो बुद्धिस्ट स्कॉलर लिख रहे थे कि जो इस यूनिवर्सिटी से सबसे ज्यादा इमोशनली जुड़े हुए हैं और जिनका ही इस यूनिवर्सिटी के खत्म होने से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अब जहाँ तक मामला बख्तियार खिलजी का है तो इस पूरे केस में बख्तियार खिलजी का जो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नाम लिया जाता है वो दरअसल एक ऐसी किताब की वजह से लिया जाता है कि जो बख्तियार खिलजी के दौर के आसपास ही लिखी गई थी, जिस किताब का नाम है तबकाते नासरी और जो मिनहाज सिराज के द्वारा लिखी गई थी। ये जो मिनहाज थे ये दरअसल उस दौर में सुल्तान अल-तुतमिश के यहाँ पर काजी मतलब जज हुआ करते थे और इन्होंने उस दौर में बहुत सारे अलग अलग बादशाहों, कमांडर्स और जनरल्स वगैरह के बारे में लिखकर इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। बहुत सारे लोगों की तरह इन्होंने थोड़ा बहुत जिक्र बख्तियार खिलजी का भी किया है कि जो एक कमांडर हुआ करता था और बताया है कि ये कौन था, किस तरह से अपनी जिंदगी गुजार रहा था और किस तरह से इसने बहुत सारा मालो दौलत हासिल करने के लिए बिहार के किले पर हमला किया था। याद रहे दोस्तों कि फारसी जबान में लिखी गई इस किताब में किले बिहार यानी कि बिहार के किले का वर्ड इस्तेमाल किया गया है। इसमें उन्होंने बताया है कि यहाँ पर
बहुत सारे लोगों को कत्ल किया गया और जैसा कि बख्तियार खिलजी ने उम्मीद की थी कि उसको बहुत सारे यहाँ पर घोड़े या फिर धन दौलत भी मिला और साथ ही यहाँ पर उसको बहुत सारी किताबें भी मिली, जिसकी वजह से बाद में जब पूछा गया तो पता चला कि ये एक मदरसा यानी कि स्कूल है। अब यहाँ पर जो इतिहासकार इस बात से इनकार करते हैं कि इस पूरे मामले में बख्तियार खिलजी का हाथ था, तो वो ये दलील देते हैं कि मिनहाज ने भी तबकात नासरी में कहीं पर भी नालंदा यूनिवर्सिटी का जिक्र ही नहीं किया है, न ही आग जलने का जिक्र किया है, बल्कि यहाँ पर जिस यूनिवर्सिटी यानी जिस मदरसे का जिक्र किया गया था वो तो उदनपुरी यूनिवर्सिटी है कि जो नालंदा से कुछ दूरी पर मौजूद है। तबकात नासरी को लेकर ये जो आर्गूमेंट है ये दरअसल डॉक्टर D.N. झा का है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री डिपार्टमेंट में प्रोफेसर रह चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों बिहार की गवर्नमेंट ने 1951 में पटना में एक AP जायसवाल इंस्टीट्यूट बनाया था। इस इंस्टीट्यूट का एक रिसर्च वर्क है जिसका नाम है द एंटीक्यूरियन रिमेन्स इन बिहार बाय डॉक्टर पाटिल। इसमें यह बताया गया है कि मुस्लिम मॉन्यूमेंट्स बिहार शरीफ में पाए गए हैं कि जो नालंदा से लगभग 6-7 मील की दूरी पर है। तो मतलब उस दौर में नालंदा का ये इलाका गैर मशहूर था और बिल्कुल उजड़ा हुआ था। अगर थोड़ा बहुत भी मशहूर होता, कुछ खास होता, तो मुस्लिम हुक्मरानों के बनवाए हुए मॉन्यूमेंट्स यहाँ भी पाए जाते। बल्कि इसमें तो ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि जब 12वीं सदी के आखिर में बख्तियार खिलजी की इस इलाके में एंट्री हुई थी तो ऑलरेडी ये इलाका पूरी तरीके से उजड़ा हुआ था। शायद ये इलाका 100 साल पहले यानी 11वीं सदी के आखिर में ही तबाह हो चुका था। मतलब इस रिसर्च पेपर के हिसाब से ये नालंदा यूनिवर्सिटी बख्तियार खिलजी के यहाँ पर आने से 100 साल पहले ही जल चुकी थी। फिलहाल दोस्तों दूसरे बहुत सारे मुद्दों की तरह इस मुद्दे पर भी इतिहास तो बहुत ज्यादा पेचीदा मतलब उलझा हुआ है, लेकिन वो एक बात जो साफ तौर पर नजर आती है वो ये कि वक्त के साथ ये यूनिवर्सिटी न सिर्फ तबाह बर्बाद हुई बल्कि इसकी वजह से ये पूरा इलाका यानी कि भारत देश सैकड़ों साल पीछे भी चला गया। शायद यही वजह है कि वक्त तो गुजरता गया मगर जो भारत के स्कॉलर्स थे वो इस नालंदा यूनिवर्सिटी को कभी भूल न सके। सन 2006 में इंडिया के पूर्व राष्ट्रपति और भारत के सबसे मशहूर वैज्ञानिक यानी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने यह आइडिया दिया था कि क्यों ना हम लोगों को हमारी जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसके पास में ही एक नई मॉडर्न यूनिवर्सिटी बनाना चाहिए, जहां पर हम इंडिया के साथ साथ दुनिया भर के स्टूडेंट्स को यहां पर आने की दावत दें और वो नालंदा के जो कभी ब्रांड हुआ करता था उसको एक बार फिर से जिंदा करें। उनके इस प्लान पर, उनकी इस ख्वाहिश पर ही नालंदा के प्रोजेक्ट पर बड़ी तेजी के साथ काम शुरू हुआ और अब फाइनली जब 2024 का साल आ चुका है तो ये यूनिवर्सिटी एक बार फिर से बनकर तैयार हो चुकी है, जिसकी सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली तस्वीरों को भी आप लोग पिछले कुछ दिनों से लगातार देख ही रहे होंगे। तो दोस्तों ये तो थी नालंदा यूनिवर्सिटी की कहानी। बाकी आप लोगों का इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचना है कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय के जरिए से जरूर बताएं। वीडियो अगर तो दोस्तों ये था हमारा रिएक्शन जो हम लोगों ने देखा। बेहतरीन वीडियो थी और हम लोग को सच्चाई पता चली क्या इस यूनिवर्सिटी को किसने आग लगाई। नाम आया खिलजी ने, तो ऐसा कुछ नहीं था। और क्योंकि ये बहुत पुरानी थी, यहाँ पे बहुत पूरी दुनिया के लोग मतलब ज़्यादातर चीन के आके लोग आके बच्चे पढ़ते थे और अच्छे पढ़ के निकलते थे। इतनी काबिल थी ये यूनिवर्सिटी, लेकिन अब वो तो खैर नहीं रही है। किसने आग लगाई, ख़त्म हो गया। जो भी था ये वीडियो के ज़रिए से हमने सच्चाई जानी। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।